गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो टॉपिक चल रहा था, उस रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में आप लोगों ने इनिशियली जो रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन था वो, इसके अलावा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये दो टॉपिक आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद थर्ड टॉपिक जो है, थर्ड चैप्टर जो है वो अपने स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स जो है मेमेलिया जो क्लास है, उस मेमेलिया क्लास के अंदर प्राइमेट्स में इंक्लूड होते हैं। और प्राइमेट्स में इंक्लूड होते हैं तो उन प्राइमेट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन है, क्योंकि इंटेलिजेंसी सबसे ज़्यादा, और इंटेलिजेंसी ज़्यादा होने के साथ साथ में इसे रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो किस टाइप से होती है, उस प्रोसेस को एक्सप्लेन अपने इस चैप्टर में किया गया। और इसके जस्ट बाद का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 जो है, उसमें इसने अपने को डिटेल बताया है कि ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कौन कौन सी डिजीज है, और यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के नेम से उसने ये टॉपिक जो है वो दे रखा है। तो आज का टॉपिक जो अपना रहेगा वो रहेगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे पहले अपने बात करते हैं कि ह्यूमन में कौन कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है और उन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है और कैसे उन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन। यानी ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो कौन से हैं, इनका डिस्कशन अपने सबसे पहले इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो ह्यूमन का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसके अंदर आप लोगों को पता है कि ह्यूमन बींग्स जो है उसके अंदर ओनली वन टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वन इंडिविजुअल में मिलते हैं। यानी ह्यूमन बींग्स डायोसियस है या मोनोसियस है, डायोसियस कंडीशन को शो कर रहा है। तो इस डायोसियस कंडीशन में ह्यूमन बींग्स के अंदर आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो मिलने वाले हैं वही मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो अपने को किस में मिलेंगे बेटा, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल ऑर्गेनिजम्स में मिलेंगे। और सेकंड जो अपने डिस्कशन करेंगे वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और ये मिलेंगे फीमेल्स के अंदर। देखो, मेल रिप्रोडक्टिव मेल में और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो है वो फीमेल में मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं इस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो कौन कौन से पार्ट जो है इंक्लूड होते हैं इसमें। तो नेक्स्ट हेडिंग है अपनी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। देखो, ह्यूमन का जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें कुछ पार्ट है, मैं उन पार्ट्स के नेम लिख रहा हूँ। इन पार्ट्स में आप लोगों को सीधी सी बात है कि इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात कर लें तो इस प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर आते हैं टेस्टिस। टेस्टिस आते हैं। ह्यूमन बीइंग के अंदर टेस्टिस की नंबर जो है वो होती है 1 पेयर। कितने टेस्टिस है, 1 पेयर टेस्टिस जो है वो प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। दूसरे नंबर पे अपने बात करेंगे एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इन एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें तो इसके अंदर आपका आता है रेटेटेस्टिस,
वास इफेरेंसिया, उसके जस्ट बाद एपिडीडाइमिस, उसके जस्ट बाद वास डिफरेंसिया, उसके जस्ट बाद सेमाइनल वेसिकल, उसके जस्ट बाद इजेकुलेटरी डक्ट, और इजेकुलेटरी डक्ट के बाद आप लोग इसमें डिस्कशन करेंगे एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में यूरेथ्रा। फिर थर्ड नंबर पे इसने दे रखा है एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। सॉरी इसके अंदर दे रखा है एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स के अंदर जनरली अपने जो बात करते हैं वो करते हैं आप लोग पेनिस की। और फिर अपने बात करेंगे एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स की। इन ग्लैंड्स के अंदर वैसे तो सबसे ज़्यादा बड़े ग्लैंड में बात करें तो सेमाइनल वेसिकल होता है, बट अपने इसको ऊपर लिख दिया। इसके बाद अपने करेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड के अलावा आप लोग बात करेंगे काउपर्स ग्लैंड। ये दो ग्लैंड अपने डिस्कशन करेंगे इसके एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स के अंदर। तो कुल मिला के बात करें आप लोग कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसके अंदर प्राइमरी, एसेसरी एंड एक्सटर्नल जेनाइटल बोल सकते हैं, या फिर आप लोग प्राइमरी, एसेसरी में पेनिस को इंक्लूड कर लें आप लोग, तो फिर एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के अकॉर्डिंग देखें तो 3 पार्ट इसके जो है जनरली आप लोग बना सकते हैं इसके अंदर। तो इनका सिस्टमेटिकली तरीके से अपने डिस्कशन करेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले। बेटा प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यदि आप लोग टेस्टिस की बात करें तो ह्यूमन बीइंग में आपने कहा कि सर 1 पेयर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। 1 पेयर जो टेस्टिस है वो प्रेजेंट कहाँ होंगे, इनकी पोजीशन की बात करें तो इन एब्डोमेन cavity at embryonic stage, और इन स्क्रोटम at adult स्टेज। अडल्ट स्टेज के अंदर, या फिर इसके लिए मैं टर्म यूज कर सकता हूं कि जस्ट बिफोर बर्थ टेस्टिस कम्स इन एब्डोमेन या स्क्रोटम, और उसके जस्ट बाद जैसे एक बार इसमें आ गए तो उसके बाद परमानेंटली वो स्क्रोटम पार्ट में ही रहते हैं, बट
कई बार इंजरी की वजह से ये वापस एब्डोमेन कैविटी में भी जा सकते हैं। तो ये आप लोग एक बार इनकी पोजीशन को ध्यान रखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, आप लोगों से ये नहीं पूछेगा तो कब होती है, सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर टेस्टिस जो होते हैं वो अपने एब्डोमेन कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो टेस्टिस की पोजीशन जो है वो सबसे पहले अपने डिस्कशन की। इसको इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, मान लो ये एब्डोमेन कैविटी है, और ये आपके स्क्रोटम पार्ट है। तो एब्डोमेन कैविटी में टेस्टिस जो है वो मिलने वाले हैं इस टाइप से। ये मान लो टेस्टिस, और एब्डोमेन कैविटी में ये टेस्टिस जो है वो इस एब्डोमेन कैविटी के साथ में इस टाइप से अटैच होते हैं। इसको बोलते हैं मीजोर्जियम। याद रखना है, ये नेम पूछा जाता है कि टेस्टिस जो है वो एब्डोमेन कैविटी में या एब्डोमेन कैविटी के साथ कौन से कनेक्टिव टिश्यू, एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है जिसके थ्रू ये अटैच होता है, जिसको बोलते हैं मीजोर्जियम। और ये जो कैनाल होती है एब्डोमेन कैविटी को और स्क्रोटम पार्ट को जोड़ने वाली, इसको बोलते हैं इंग्वेन कैनाल। ठीक है, तो टेस्टिस क्या करेंगे, अडल्ट स्टेज के अंदर जब भी आएंगे तो ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, यानी यूं मान लें कि जस्ट बिफोर बर्थ टेस्टिस जो है इस कैनाल के थ्रू मूव करते हुए कहाँ आ जाएंगे भाई, स्क्रोटम पार्ट में आ जाएंगे। और स्क्रोटम पार्ट के साथ भी टेस्टिस जो है वो अटैच होते हैं स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू, तो उस पार्ट को आप लोग बोलते हैं गुबर्नेकुलम। गुबर्नेकुलम की हेल्प से टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम पार्ट में अटैच होते हैं। ये स्ट्रक्चर जो है इंग्वन कैनाल के थ्रू, जो ब्लड वेसल्स है, नर्व फाइबर्स है, वो इसके अंदर आते हैं, ब्लड वेसल्स है। ये स्ट्रक्चर अपने को जस्ट बिफोर बर्थ ऐसी सिचुएशन में आ जाएंगे, और बर्थ से पहले जो है एम्ब्रियोनिक फेज के अंदर ये कंडीशन मिलेगी। मैं लिख भी देता हूँ एम्ब्रियोनिक स्टेट। क्लियर है? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें बेटा। इसमें थोड़ी सी बातें एक दो और समझ लें आप लोग। आप ये कह सकते हैं कि टेस्टिस जो है एब्डोमेन कैविटी से मूव करके कहाँ आएंगे, स्क्रोटम पार्ट में आएंगे। तो स्क्रोटम पार्ट में जब टेस्टिस मूव करके आएगा तो इस स्क्रोटम का और एब्डोमेन का कनेक्शन किसके थ्रू है, तो आप बोल सकते हैं इंग्वन कैनाल। और इस इंग्वन कैनाल के थ्रू जो ब्लड वेसल्स है वो, इसके अलावा नर्व सप्लाई जो है वो टेस्टिस को इन्हीं पार्ट्स के थ्रू जो है वो होती है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो आप लोगों ने कहा कि सर टेस्टिस जो है वो एम्ब्रियोनिक फेज के अंदर आप लोगों को एब्डोमेन कैविटी में मिलने वाले हैं, और अडल्ट के अंदर जो है वो अपने को स्क्रोटम में मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले इन स्पेशल पॉइंट्स की बात करें तो आप ये कह सकते हो कि सर कुछ एलिमेंट है, जैसे ऑर्गेनिज्म है, जैसे आप लोगों ने बात की माउस, इसके अलावा एलिफेंट। माउस और एलिफेंट के अंदर टेस्टिस जो है प्रेजेंट रहते हैं एब्डोमेन कैविटी में ऑलवेज, मतलब मोस्टली नॉर्मली किस में रहते हैं, प्रेजेंट इन
एब्डोमेन कैविटी। उसके अलावा बात करें कि ह्यूमन बींग्स के अंदर ये कहाँ आ जाते हैं, जस्ट बिफोर बर्थ किस में आ जाते हैं, स्क्रोटम पार्ट में आ जाते हैं। बट ह्यूमन में भी क्या होता है, कई बार जो है टेस्टिस स्क्रोटम पार्ट में नहीं आ पाते, यानी एब्डोमेन से स्क्रोटम में नहीं आ पाते, और इस कंडीशन को बोलते हैं। क्योंकि ऐसे बच्चे के अंदर मान लो टेस्टिस आपने कहा कि सर यहाँ होने चाहिए थे, इस एब्डोमेन कैविटी से मूव करके किस में आ जाने चाहिए थे, इस स्क्रोटम पार्ट में आ जाने चाहिए थे। बट जन्म के टाइम में, बर्थ के टाइम में भी ये टेस्टिस यहीं रह जाते हैं, या यूँ मान लें कि इसमें नहीं आ पाते। तो इस कंडीशन को बोलते हैं, क्योंकि ऐसे जो चाइल्ड जो होगा उसके अंदर टेस्टिस जो है वो अपीयर नहीं होंगे, क्योंकि जब स्क्रोटम पार्ट में आएंगे नहीं तो दिखेंगे नहीं, और दिखेंगे नहीं तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं क्रिप्टोचीडियम। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, समटाइम testis can't come in scrotum at the time of birth, और जब इसमें नहीं आ पाते तो इस कंडीशन को बोलते हैं, दिस कंडीशन is known as cryptochidium। क्रिप्टोचीडियम, इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं बेटा, क्रिप्टोचीडियम बोलते हैं। और क्रिप्टोचीडियम जो है उसका ट्रीटमेंट है, मतलब क्रिप्टोचीडियम में आप लोग क्या कर सकते हैं कि जो अपर साइड का मेसोर्चियम, वो जो कनेक्टिव टिश्यू उसको कट करके उनको पुश कर देता है डॉक्टर, यानी वापस किस में आ सकते हैं, ये आपके स्क्रोटम पार्ट में आ सकते हैं। तो जो ये जो सिचुएशन होती है क्रिप्टोचीडियम, इसका सर्जिकल मेथड से ट्रीटमेंट जो करते हैं बाय सर्जरी, इनको वापस फॉरवर्ड करते हैं, सर्जरी को बोलते हैं आर्कडक्टमी। आर्कडक्टमी ये पूछा जाता है, आर्कडक्टमी क्या है। बाई चांस ये आप बोल दें कि सर नहीं आए तो मतलब परमानेंट ही किस में रही है, एब्डोमेन कैविटी में रहे, और परमानेंट एब्डोमेन कैविटी में रहेंगे तो ये एब्डोमेन कैविटी के अंदर कैंसर कॉज करेंगे। यहाँ नोट डाल के लिख भी सकते हैं आप लोग, कॉज कैंसर if they present in abdomen cavity, यानी यदि एब्डोमेन कैविटी में रह सकते हैं तो ये कैंसर कॉज कर सकते हैं। तो ये टेस्टिस से रिलेटेड कुछ बातें। और इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे आप मान लो क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई ऐसी चोट जो है आपके टेस्टिस या स्क्रोटम पार्ट पे लगी, उसकी वजह से टेस्टिस, क्योंकि आपने कहा कि सर इंग्वेन कैनाल जो है उन दोनों के बीच कॉमन पाथवे है, तो टेस्टिस वापस भी कई बार क्या है कहाँ चले जाते हैं, एब्डोमेन कैविटी में, जो पेन कॉज करते हैं। तो इस कंडीशन को आप बोलते हैं कि जब टेस्टिस वापस किस में चले जाए, उसमें चले जाए आपके एब्डोमेन कैविटी में। या कई बार ऐसा भी होता है कि इस एब्डोमेन कैविटी, क्योंकि एब्डोमेन कैविटी में आपके एलिमेंट्री कैनाल होती है, ओपनी होती है, इसमें एलिमेंट्री कैनाल का कुछ पार्ट जो है या ब्लड वेसल्स का कोई पार्ट जो है, एक्स्ट्रा पार्ट किस में आ जाए, स्क्रोटम पार्ट के अंदर आ जाए, तो ऐसी कंडीशन को आप लोग बोलते हैं हर्निया। एक डिजीज होती है ह्यूमन बींग्स के अंदर जिसको बोलते हैं हर्निया डिजीज। तो ये कह रहा है कि जिस टाइप, जैसे ही मान लो कोई चोट लगती है, या फिर आप बोल सकते हैं कि अपर पार्ट जो एब्डोमेन कैविटी पार्ट है उसमें लार्ज इंटेस्टाइन का कोई पार्ट जो है वो किस में आ जाए, आपके एब्डोमेन कैविटी में आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में डिजीज जो होगी वो कौन सी होगी, हर्निया डिजीज होगी। यदि टेस्टिस ऊपर जा रहे हैं तो इस कंडीशन को बोलते हैं असेंडिंग हर्निया। कौन सा बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं असेंडिंग हर्निया। असेंडिंग हर्निया। और यदि टेस्टिस नीचे आते हैं तो इस कंडीशन को बोलते हैं डिसेंडिंग हर्निया। क्या बोलते हैं इसको, डिसेंडिंग, सॉरी टेस्टिस नीचे क्या, सॉरी एलिमेंट्री कैनाल का कोई पार्ट जो है इसमें से इस स्क्रोटम पार्ट में आ जाए, मतलब टेस्टिस तो है ही यहाँ पे,
एक्स्ट्रा पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का आ जाए तो उसको बोलते हैं डिसेंडिंग हर्निया, और यदि टेस्टिस अप साइड में मूव कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं आप लोग असेंडिंग हर्निया। तो ये टेस्टिस का है और ये एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें कि टेस्टिस की पोजीशन से रिलेटेड जो बातें हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो है उनका स्क्रीनशॉट लें कि टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, किस टाइप से मूव करते हैं, और मूव करेंगे या मतलब वहीं रहेंगे, एब्डोमेन कैविटी में रहेंगे तो उनसे रिलेटेड डिजीज जो है उसका क्या नेम है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें बेटा। फिर बेटा बात करते हैं साइज ऑफ टेस्टिस की। साइज ऑफ टेस्टिस की बात करें तो आपने कहा कि सर 3 to 4 सेंटीमीटर जो है इन लेंथ और 2 to 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर, ये साइज है। और वेट की बात कर लेते हैं आप लोग। वेट ऑफ टेस्टिस की बात करें तो अप्रोक्स 10 to 12 ग्राम इन वेट। ठीक है, अब अपने बात करेंगे कि टेस्टिस की स्ट्रक्चर कैसी है। स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। मैं डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाऊंगा तो जगह कम पड़ेगी, स्पेस कम पड़ेगा। देखो ये कह रहा है कि एलएस सेक्शन के अंदर यदि आप लोग टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस के अंदर आपको 3 मेम्ब्रेन जो है वो जनरली इसको कवर करने वाली स्ट्रक्चर्स जो है वो अपने को मिलने वाली है। इस टाइप से। और टेस्टिस जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, और जो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा वो डिवाइड करने वाली जो स्ट्रक्चर है मीडियास्टिनम सेप्टम जो है, उस सेप्टम की वजह से टेस्टिस जो है वो 2 हिस्सों में, 2 पार्ट्स में जो है डिवाइड हो जाएगा। और ये जो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा इसमें से एक पार्ट थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है जिसको बोलते हैं आप लोग डोर्सल पार्ट, और दूसरा पार्ट जो थोड़ा सा स्मॉल साइज का है उसको बोलते हैं वेंट्रल पार्ट। डिवाइड करने वाली स्ट्रक्चर किससे ओरिजिनेट हो रही है वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भी, कौन सी स्ट्रक्चर से बन रही है उसका डिस्कशन भी अपने यही डायग्राम में भी कर रहे हैं। एक बार डायग्राम देखें किस टाइप से ड्रॉ कर रहा हूं मैं। पूछे जाने वाली स्ट्रक्चर है एग्जाम के अंदर, एग्जाम में पूछी जाती है ये स्ट्रक्चर। इस टाइप से जनरली टेस्टिस के अंदर 3 मेम्ब्रेन्स जो है वो अपने को कवरिंग मेम्ब्रेन्स जो है वो मिलने वाली है, जिनमें से आउट साइड से आप लोग चलें कि आउटर का नेम क्या है, मिडल का नेम क्या है और इनर मोस्ट का नेम क्या है। तो पहले उन्हीं की बात करते हैं। ये आउटर जो लेयर होती है इस लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनेलिस। ट्यूनिका वेजिनेलिस। और ट्यूनिका वेजिनेलिस आउटर मोस्ट है। उसके बाद में ये कह रहा है कि जो बीच की है उसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बू में वेस्कुलोसा। ट्यूनिका वेस्कुलोसा। और जो नेक्स्ट है वो है आपके ट्यूनिका वेजिनेलिस। सॉरी, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया ये है बेटा। मैं थोड़ा सा इसको लिंक कैसे करता हूँ। ये तो है ट्यूनिका वेस्कुलोसा और सेंटर वाली है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये रेड कलर वाली है, ये है आपके ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये थर्ड है। ठीक है, कुल मिला के इसमें 3 मेम्ब्रेन होती है। आउटर मोस्ट का नेम है ट्यूनिका वेजिनेलिस, इनर मोस्ट का नेम है ट्यूनिका वेस्कुलोसा, और बीच वाली जो लेयर है उसका नेम है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। और ये जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया लेयर है
यही क्या कर रही है, इस टेस्टिस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। भी इसको डिवाइडर को आप मिडल वाले से कनेक्ट करें, इस डिवाइडर को, यानी ये इस टाइप से बनती है बेटा। ये रेड कलर की स्ट्रक्चर है, कलर इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता लगे कौन सी लेयर जो है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। आगे देखें, बात करें आप लोग, तो इसमें ये 2 हिस्से हो गए। इस बीच वाले स्ट्रक्चर को आप लोग बोलते हैं मीडिया स्टिनम सेप्टम। मीडिया स्टिनम सेप्टम, इस पार्ट को बोलते हैं मीडिया स्टिनम सेप्टम। आई थिंक अब दिख जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है कि ये जो पार्ट थे मीडिया स्टिनम सेप्टम की वजह से, इसमें से ये हिस्सा जो है, इस हिस्से को बोलते हैं वेंट्रल पार्ट, और ये है आपका डोर्सल पार्ट। डोर्सल पार्ट, और ये है आपका वेंट्रल पार्ट। तो कुल मिला के आपने कहा कि 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया टेस्टिस को, किसने, मीडिया स्टिनम सेप्टम ने, आपके डोर्सल पार्ट एंड वेंट्रल पार्ट। ये जो डोर्सल पार्ट, सॉरी वेंट्रल पार्ट जो है, उस वेंट्रल पार्ट में फिर से खूब सारे कंपार्टमेंट जो है, अपने को खूब सारे जो हिस्से हैं, पार्टीशन जो है वो अपने को जनरली मिलते हैं। इन पार्टीशंस को मैं इस टाइप से, यदि इसकी बात करें तो ये कह रहा है कि ईच जो वेंट्रल पार्ट जो है उसमें खूब सारे इस टाइप से टेस्टिकुलर लोब्यूल्स या टेस्टिकुलर सैक्स अपने को मिलते हैं। ये मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा ब्लू कलर से। ये इस टाइप से अपने को टेस्टिकुलर सैक मिल रहे हैं। ये है टेस्टिकुलर सैक। और इन टेस्टिकुलर सैक की बात करें तो टेस्टिकुलर सैक के अंदर अपने को मिलेगी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है वो टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर अपने को मिलने वाली है। ये इस टाइप से, मान लो मैं एक ट्यूब जो है वो इस टाइप से ड्रॉ कर रहा हूं। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं बेटा मैं। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की नंबर जो है वो 3 to 4 इन ईच सैक होती है। यानी जो सैक है, इन सैक की नंबर जो है वो अपने को मिलती है 250 to 300 इन ईच टेस्टिस। यानी टेस्टिकुलर सैक मिलते हैं आप लोगों को 250 to 300 इन ईच टेस्टिस। और ईच टेस्टिस में आप लोगों को ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो मिल रही है, SF लिख रहा हूं मैं, इनको यहां लिख देता हूं, चलो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की बात करें तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, वैसे तो ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस है। दूसरा पॉइंट आप ये भी कह सकते हैं कि जो स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ टेस्ट, फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस है, इनकी नंबर कितनी होती है, 3 to 4 इन ईच टेस्टिकुलर सैक। यानी ईच सैक में इनकी नंबर कितनी है बेटा, 3 to 4 है इन ईच सैक। ध्यान रखें, इस ईच सैक के अंदर जैसे 4 है, तो इसी टाइप से 3 to 4 इनकी नंबर जो है वो ईच सैक के अंदर होती है।
और जितनी भी ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है, जो फंक्शनल यूनिट है, मैं अब यहाँ डायरेक्टली इसको ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है आपके डोर्सल पार्ट में आपस में ज्वाइंट होती है और एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करती है। उसी नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को आप लोग नेम देते हैं। ये डोर्सल पार्ट के अंदर सारी की सारी एक जगह ज्वाइंट हो जाती है नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर में। ट्यूब्यूल्स का ही नेटवर्क होता है बेटा ये, और इस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन के बाद में सारी की सारी सेमिनिफेरस जो है वो आपस में ज्वाइंट हो जाती है। इस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को ही आप लोग नेम देते हैं रेटेटेस्टिस। क्या बोलते हैं इसको? इसी को आप बोलते हैं रेटेटेस्टिस। और ये जो स्ट्रक्चर आपस में ज्वाइंट होकर एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, थोड़ी सी थिक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है उसकी फॉर्मेशन करती है। 2 to 3 है ये। इसको आप बोलते हैं वासा इफेरेंशिया। वासा इफेरेंशिया। तो आई थिंक आपको ये भी साथ में क्लियर हो गया होगा कि जो टेस्टिस थे, जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर थी, उन प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अलावा आपके रेटेटेस्टिस थे, और वासा इफेरेंशिया जो आप लोगों ने एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में किए थे वो भी साथ में क्लियर हो रहे होंगे। ये जो आपके रेटेटेस्टिस सॉरी आपके ये वासा इफेरेंशिया जो है वो फर्दर आप लोगों ने कहा कि सर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होती है, और उस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम नेम देते हैं एपिडिडाइमिस। इस एपिडिडाइमिस के 3 हिस्से हैं। ये है कैपट, ये पार्ट जो है इसका मेन पार्ट जो होता है वो होता है कार्पस, और जो लास्ट पार्ट है उसको बोलते हैं कोडा। इन तीनों हिस्सों, ये 3 पार्ट जो है वो किसके हैं? ये है आपके एपिडिडाइमिस के। किसके हिस्से है बेटा? ये एपिडिडाइमिस के है, हिस्से 3 के 3। और ये एपिडाइमिस जो है वो फर्दर किस में ओपन होती है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में ओपन होती है, और इसी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया। तो वासा डिफरेंशिया में ओपन होगी आपके जो एपिडिडाइमिस वाला हिस्सा है। तो कुल मिला के ये जो स्ट्रक्चर अपने को टेस्टिस की मिलने वाली है, जिसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आपस में ज्वाइंट होकर रेटेटेस्टिस की फॉर्मेशन। अब देखो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है ब्लैक कलर की, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में आप लोगों को कुछ अलग सेल्स जो है वो मैं यहाँ ग्रुप में ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे। इस एरियाज के अंदर आप लोगों को कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स वगैरह तो मिलने वाली है। इसके अलावा ये ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो भी अपने को मिल रहा है इस टाइप से। ये ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो अपने को मिल रहा है, और ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स जो है, इस ग्रुप ऑफ सेल्स को ही आप लोग नेम देते हैं सेल्स ऑफ लेडिंग, और वी कैन से इंटरस्टिशियल सेल्स। ये सेल्स कौन सी है? इंटरस्टिशियल सेल्स। ये इन्हीं का दूसरा नेम है सेल्स ऑफ लेडिंग। कौन सी सेल से बताइए? सेल्स ऑफ लेडिंग्स या इंटरस्टिशियल सेल्स इनको नेम दिया जाता है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में प्रेजेंट होती है। आप लोग ये कह सकते हैं कि सर, मैं दोबारा से इसको वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि टेस्टिस जो है उसमें 3 मेम्ब्रेन्स मिलेगी, ट्यूनिका वेजिनलिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया और ट्यूनिका वेस्कुलोसा। यानी ट्यूनिका वेजिनलिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। इसको नंबरिंग भी ऐसे ही कर देते हैं अपने, इसको 3 नंबर दे देते हैं, इसको 2 नंबर दे देते हैं। अब आपने कहा कि एल्ब्यूजिनिया जो है वो इस टाइप से इसको डिवाइड कर देती है, इसको इस टाइप से पार्टीशन में कवर कर देती है। 2 पार्ट बन जाते हैं, डोर्सल एंड वेंट्रल पार्ट। वेंट्रल पार्ट जो होता है उसके अंदर खूब सारी आप लोगों को फर्दर सब पार्टीशंस मिलते हैं। उन सब पार्टीशंस को आप लोग नेम देते हैं टेस्टिकुलर सैक, और टेस्टिकुलर सैक जो उनकी नंबर होती है 250 to 300 इन ईच टेस्टिस। और ये जो टेस्टिकुलर सैक जो है, इन्हीं के अंदर आप लोगों को ईच सैक के अंदर 3 to 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलेगी। और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती है वो टेस्टिस की फंक्शनल यूनिट है।
ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है डोर्सल पार्ट में आपस में ज्वाइंट होकर एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर रही है। उसी नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को आप लोग नेम दे रहे हैं रेटेटेस्टिस, और रेटेटेस्टिस फर्दर जो है वो वासा इफेरेंसिया में खुलता है। इनकी नंबर जो है वासा इफेरेंसिया की वेरी करती रहती है, ये थोड़ी सी नंबर में कम होती है इनके कंपैरिजन में, और थिक मोटी पाइप होती है जिनमें वासा इफेरेंसिया बोलते हैं। ये आप 5 to 10, 10 to 12 इतनी नंबर में होती है। ये वासा इफेरेंसिया फर्दर ओपन होती है किसमें, एपिडिडाइमिस में, और एपिडिडाइमिस सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें कैपट कार्पस एंड कोडा पार्ट होते हैं, और एपिडाइमिस फर्दर ओपन होता है आपका वासा डिफरेंशिया के अंदर। तो कुल मिला के ये टेस्टिस की स्ट्रक्चर थी। फिर आप ये कह सकते हैं कि इनके बीच में आप लोगों को कहीं ये भी मिलेगा कि ट्यूनिका वेजिनेलिस जो है उसके जस्ट नीचे वाली जो कैविटी होती है, इस कैविटी को आप लोग नेम बोलते हैं वेजिनल कैविटी, और वेजिनल कैविटी के अंदर वेजिनल फ्लूइड जो है, या इसको बोल सकते हैं कि सब वेजिनलिस कैविटी है, और सब वेजिनलिस कैविटी के अंदर वेजिनलिस फ्लूइड जो है मिलने वाला है इस वेजिनलिस कैविटी के अंदर। तो ये टेस्टिस की इंटरनल स्ट्रक्चर एलएस सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की स्ट्रक्चर भी अपने डिस्कशन करेंगे। पहले आप लोग सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद अपने बात करेंगे। यदि टेस्टिस की इंटरनल टीएस सेक्शन में बात करें आप लोग, तो आप ये कह सकते हैं कि सर इसके अंदर ये मान लो टेस्टिकुलर सैक जो है वो बना दिया आप लोगों ने, टेस्टिकुलर सैक, और टेस्टिकुलर सैक के अंदर आप लोगों को 3 to 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है वो मिल रही थी। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, मैं 3 ही ड्रॉ कर रहा हूँ। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो बाउंड्रीज होती है उन बाउंड्रीज को आप बोलते हैं ट्यूनिका प्रोपरिया। पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, ट्यूनिका प्रोपोरिया। और इन्हीं के अंदर आप लोगों को जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग मिलने वाली है उस, या जो एपिथेलियम मिलेगी, इस टाइप से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की लाइनिंग जो है, ये कुछ सेल्स में कौन लाइक सेल जो है वो ड्रॉ कर रहा हूँ, लार्ज सेल जो है उनको ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ की है, ये है इसकी जर्मिनल एपिथेलियम। और जर्मिनल एपिथेलियम के अलावा ये जो लार्ज साइज की सेल जो मैंने ड्रॉ कर दी इस टाइप से, ये सब में ऐसा ही है, मैं एक को ड्रॉ करके बता रहा हूँ। ये आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ये लार्ज साइज की जो रेड कलर की सेल्स जो है उनको आप बोलते हैं सर्टोली सेल्स, और ये जो ब्लू कलर की सेल्स जो मैंने ड्रॉ की है ये है आपके, इनको इस साइड में लिखते हैं बेटा, ये सेल्स आपके है जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स जो है वो जनरली क्या करेगी, बाय मियोसिस, पहले मिटोसिस करेगी, नंबर बढ़ाएगी, वो अपना डिस्कशन करेंगे बाद में। बट ये बाय मियोसिस किसकी फॉर्मेशन करेगी, ये स्पर्मेटिड्स की फॉर्मेशन करने वाली है, या यूं मान लें कि स्पर्म्स की फॉर्मेशन जो है करने वाली है। और इन स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का, मान लो कोई स्पर्म बन गया, वो इस टाइप से इसके अंदर इस टाइप से एम्बेडेड हो जाता है और इससे नरिशमेंट जो है वो लेता रहता है, इस सर्टोली सेल्स के अंदर अपने हेड को पुशअप करके रखता है। इस स्ट्रक्चर को जो सर्टोली सेल्स है, इन सर्टोली सेल्स को आप नरिशमेंट या सॉरी क्या बोल सकते हैं कि नरिशमेंट प्रोवाइडिंग सेल्स भी इनको नेम दे सकते हैं।
तो सर्टोली सेल्स का फंक्शन अपने यहाँ थोड़ा सा लिख लेते हैं कि सर्टोली सेल क्या करती है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म, स्पर्म्स को क्या करेगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगी। और इन्हीं सर्टोली सेल से कुछ हार्मोन्स भी सीक्रेट होते हैं, इन हार्मोन्स को भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें, इनका नेम भी मैं बता रहा हूँ, साथ में आपको इनका फंक्शन भी बताऊंगा। एक हार्मोन होता है इनहिबिन हार्मोन, इनहिबिन हार्मोन, ठीक है। एक हार्मोन होता है AMH हार्मोन, एंटी मुलेरियन हार्मोन बोलते हैं बेटा इसको, एंटी मुलेरियन हार्मोन। और एक होता है आपका एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन हार्मोन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन हार्मोन। तो आई थिंक ये तीनों नेम आप लोगों को क्लियर दिख रहे होंगे। इसके अलावा ये कह रहा है कि इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में और कुछ भी नहीं होता, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में आप लोगों को कुछ सेल्स मिलती है, इन सेल्स को आप लोग नेम देते हैं लेडिंग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स। मैं यहाँ लिख रहा हूँ नेम इसका, लेडिंग सेल्स, या इनको इंटरस्टिशियल सेल्स आप लोगों ने नेम दिया था। सबसे पहले बात करते हैं कि आपके जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहाँ दिख रहा होगा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, उस पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट था। उस पोस्टीरियर पिट्यूटरी से मान लेते हैं कि कुछ हार्मोन रिलीज हुए, जिसमें से आप लोगों ने नेम लिखा था कि सर LH एंड FSH जो है वो सीक्रेट होते हैं। LH एंड FSH सीक्रेट जो है वो कौन करेगी, पिट्यूटरी करेगी। पिट्यूटरी का ये LH हार्मोन जो है वो डायरेक्टली आता है किनके पास, इन लेडिंग सेल्स के पास में आएगा। कहाँ जाएगा, लेडिंग सेल्स के पास जाएगा। और लेडिंग सेल्स के पास जाते ही लेडिंग सेल्स क्या करेगी, उसी LH के इफेक्ट से ये आपके एंड्रोजन हार्मोन्स का सिक्रीशन करेगी। किसका, एंड्रोजन हार्मोन्स का सिक्रीशन करेगी। और एंड्रोजन हार्मोन में मेनली आपका आता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन आएगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो कहने का मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड के इफेक्ट से ये आपके जो लेडिंग सेल्स है वो टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करेगी। और टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन तो इसने लेडिंग ने कर लिया, जो मेल कैरेक्टर से रिलेटेड होगा। और इसके अलावा FSH जो है, ये FSH हार्मोन जो आएगा पिट्यूटरी से, ये आपका स्टिमुलेट करेगा किसको, किस पे लगाई है मैंने डेडलाइन, ये करेगा आपके इन जर्मिनल एपिथेलियम को। और जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स जो है वो स्पर्म की फॉर्मेशन करती है, यानी ये क्या करेगी, जर्मिनल एपिथेलियम क्या करेगी, स्पर्म की फॉर्मेशन करेगी बाय मियोसिस डिवीजन। और ये जो स्पर्म एक्स्ट्रा बनेंगे, ये स्पर्म जो है वो गेट न्यूट्रिएंट फ्रॉम सर्टोली सेल्स। ये किससे न्यूट्रिशन लेंगे, यानी यहाँ स्पर्म्स बने। देखें आप लोग भी बोल सकते हैं कि इस ब्लू कलर वाले से, ये ब्लू कलर के ही अपने इसी कलर में ही ड्रॉ करता हूँ मैं स्पर्म्स को। ये मान लो इसने स्पर्म बना दिए, ये स्पर्म क्या करेंगे, इससे न्यूट्रिशन लेंगे, यानी सर्टोली सेल्स के अंदर एम्बेडेड हो जाएंगे और सर्टोली सेल से नरिशमेंट लेते रहेंगे। अब मान लो इन सर्टोली सेल्स की नंबर तो कम है ही और जर्मिनल एपिथेलियम की नंबर ज़्यादा है, तो ये न्यूट्रिशन लेने वाली सेल्स जो है वो तो उनकी नंबर तो स्पर्म्स की नंबर तो बहुत ज़्यादा है, मिलियंस में है। जबकि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाली सेल्स जो है सर्टोली सेल्स, उनकी नंबर एज कंपेयर टू गेटिंग सेल्स कम होती है। इस वजह से ये पूरी की पूरी ऐसे मान लो कवर होगी, सर्टोली सेल्स कंप्लीटली कवर होगी, इसके ऊपर कंप्लीट स्पर्म लगे हुए हैं नरिशमेंट लेने के लिए। फिर मान लो उधर से FSH आ गया और उसने और स्पर्म का प्रोडक्शन करा दिया, तो उन एक्स्ट्रा स्पर्म्स को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, या उनको न्यूट्रिशन लेने के लिए सर्टोली सेल से अटैचमेंट की जगह नहीं मिलेगी। तो ऐसी कंडीशन में जैसे ही कंप्लीट स्पर्म जो है, या यूँ मान लें कि सर्टोली सेल्स के ऊपर स्पर्म्स की नंबर बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो सर्टोली सेल्स एक हार्मोन से रिलीज करती है जिसका नेम है इनहिबिन हार्मोन। ये इनहिबिन हार्मोन क्या करेगा बेटा, मैं यहाँ डॉटेड लाइन से लिख देता हूँ ऐसे, ये इनहिबिन हार्मोन जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास और इसको बोलेगा कि आप यार FSH का सिक्रीशन कम करें ताकि स्पर्म्स जो है वो कम बने, और हमने अभी तक उनको पहले वालों को न्यूट्रिशन नहीं दिया, तो ये FSH कम सीक्रेट होगा, बनना बंद हो जाएंगे, कम हो जाएंगे,
और कम होनेंगे तो यहाँ पर प्रॉपर न्यूट्रिशन उनको मिलता रहेगा। यानी सर्टोली सेल्स सबसे ज़्यादा बिजी हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करेगी, इनिबिन हार्मोन का सिक्रेशन करेगी। दूसरे नंबर पे आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद में 2 टाइप्स ऑफ ट्यूब्यूल होती है ह्यूमन एम्ब्रियो के अंदर इनिशियल डेवलपमेंट में। तो उस 2 टाइप्स में एक ट्यूब्यूल होती है मुलेरियन डक्ट और दूसरी डक्ट होती है वुल्फियन डक्ट। तो मुलेरियन डक्ट जो होती है वो हमेशा फीमेलनेस करेक्टर को या फीमेल करेक्टर को डेवलप कराती है, जबकि वुल्फियन जो है वो आपके मेल करेक्टर को डेवलप कराती है। तो ये कह रहा है कि नॉर्मल आपकी मुलेरियन ही डोमिनेंट होती है, इस वजह से करेक्टर कौन से आएंगे बेटा, फीमेल के आएंगे। तो सर्टोली सेल क्योंकि मेल की होती है, तो ये क्या करती है, इन स्पर्म्स को ऐसे न्यूट्रिशन, ऐसे हार्मोन प्रोवाइड कराती है कि जैसे ये स्पर्म फर्टिलाइज हो तब ये फर्टिलाइजेशन के बाद में इस मुलेरियन डक्ट को रोके, ताकि कौन सा चाइल्ड जो डेवलप होने के चांसेस हो मेल चाइल्ड के। तो एंटी मुलेरियन हार्मोन जो है वो सीक्रेट करती है पार्शियल अमाउंट में, कौन, आपके सर्टोली सेल्स। और तीसरे नंबर पे हार्मोन इसने लिखा है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन हार्मोन्स, मतलब लेडिंग सेल से एंड्रोजन हार्मोन सीक्रेट होंगे। अभी मान लो एंड्रोजन हार्मोन लूज है, उनके बीच में ऐसा प्रोटीन बाइंडिंग हार्मोन डाल देगी जिससे वो थोड़ा विस्कोसिटी उसके क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो ये आपके सर्टोली सेल्स का, और यूँ मान लें कि इंटरस्टिशियल सेल्स का, इन सब का फंक्शन मैंने आपको एक बार बता दिया, कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होंगे और कौन सी सेल्स जो है वो किसका सीक्रेशन करने वाली है। अब अपनी नेक्स्ट क्लास में अपने डिस्कस करेंगे एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। एक बार आप नोट्स को जरूर रीड करें बेटा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।